हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है डिस्क्रिप्टिव लॉगिन चैनल पे। आज का ये वीडियो एनआई एक्ट से रिलेटेड है, जिसे हम लोग निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बोलते हैं। अभी अभी आज ही जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ी देर पहले ही माननीय उच्चतम न्यायालय की वर्डिक्ट आई है 11 फरवरी 2021 को, और उन्होंने जो वर्डिक्ट दी है चेक डिसऑनर को है, जिसपे कि एक अभियुक्त ने अपने सिग्नेचर किए थे और ब्लैंक चेक दिया था दूसरे पार्टी को। और उसके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, ये सारी चीज़ें इस जजमेंट में बताई गई हैं। अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है। तो चलिए मैं बता देता हूँ क्या हुआ था। तो यहाँ पे जो माननीय उच्चतम न्यायालय है, उन्होंने एनआई एक्ट की धारा 139 के तहत जो चेक होता है, जो दिया जाता है दूसरे बंदे को, क्योंकि आपने भी चेक काटा होगा, मैंने भी चेक काटे हैं, तो होता क्या है कि ज़्यादातर केसेस में हम और आप क्या करते हैं कि उसमें डेट डालते हैं, सिग्नेचर करते हैं, अमाउंट डालते हैं और सारी चीज़ें अपने सामने करके देते हैं। ये एक जनरल प्रोसेस है। पर कभी कभी क्या होता है, कभी कभी सामने वाली पार्टी क्या करती है कि सिग्नेचर तो अपना कर देती है, बट ब्लैंक चेक सामने वाले को प्रोवाइड करा देती है। अब सामने वाला जब भी चेक लगाने जाएगा तो वो अपने हाथों से उसमें डिटेलिंग भरेगा, डेट भरेगा, किसके अकाउंट में जाना है, वो सारी चीज़ें वो लिखेगा। तो यहाँ पे ये बचाव ले लेता था जो भी चेक देने वाला बंदा होता था। तो ये केस उसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो कोर्ट ने कहा है वो कहा है कि आरोपी द्वारा हस्ताक्षर के स्वीकार किए जाने पर एक खाली चेक भी, जो खाली चेक होता है, ब्लैंक चेक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 139 को अपनी तरफ आकर्षित करता है, खींचता है, या फिर आप कह सकते हैं कि उसके अकॉर्डिंग इसे माना जाएगा कि ये चेक उसे दिया गया था जो सामने वाली पार्टी है, उसको किसी न किसी तरीके से रेफर किया गया था। तो इसमें सेक्शन 118, 118 एंड 139 जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का है उसके अकॉर्डिंग केस चला है। और वहाँ पे जो चेक देने वाला था उसने क्या किया कि सामने वाली पार्टी को उसने ब्लैंक चेक प्रोवाइड कराया। तो जब ब्लैंक चेक प्रोवाइड कराया तो सामने वाली पार्टी ने अब उस चेक को पूरी तरीके से कंप्लीट भरा और लगा दिया, और चेक डिसऑनर हो गया, चेक पेएबल नहीं हुआ। जिसने चेक लिया था उसने चेक देने वाले के ऊपर एनआई एक्ट 138 के अकॉर्डिंग मुकदमा कर दिया, जो कि आप सभी लोग जानते हैं चेक डिसऑनर का केस उस पर चलता है। तो चेक डिसऑनर का केस चला तो जो सबसे नीचे की निचली अदालत थी उन्होंने क्या कहा, यहाँ जो न्यायिक मजिस्ट्रेट थे उन्होंने जो वर्डिक्ट दी वो ये दी कि आरोपी यानी जिसने चेक दिया था उसने सिर्फ और सिर्फ सिग्नेचर किया था, और उसने सिर्फ सिग्नेचर करने की बात मानी। बाकी चेक के बारे में उसने कह दिया मेरे द्वारा नहीं भरा गया था, ये चेक जो भरा गया है ये सामने वाली पार्टी के द्वारा भरा गया है और उन्होंने मुझसे फ्रॉड करने के लिए ऐसा किया है। और कोर्ट ने उसे कंसिडर करते हुए जो आरोपी था जिसने चेक दिया था उसको बरी कर दिया था। बट ये मामला गया हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के जो निर्णय थे उसको उलट दिया, और आरोपी को जो बरी करने का आदेश था उसको क्या कर दिया, रद्द कर दिया। जो आरोपी था वो चला गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में उसने फिर से अपील फाइल कर दी। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट ऑल ओवर इंडिया मान्य है, तो ये आपके केस में भी लागू होगा। तो इसे आप पूरा देखिएगा। अगर आपको कोई भी पॉइंट कहीं से लगता है, इसका जो जजमेंट है वो मैं अपने चैनल जो मेरा टेलीग्राम का है डिस्क्रिप्टिव लॉग, यानी आप सर्च करेंगे वहाँ चैनल आ जाएगा, आपको लोगो भी सेम दिखेगा, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं और आपको इस जजमेंट की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया था उसके अगेंस्ट माननीय उच्चतम न्यायालय में अपील गई, और माननीय उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के निर्णय को सही ठहराया, और इसके साथ बहुत सारी चीज़ें भी कहीं। जो कोई भी कभी इस तरीके का चेक देता है सामने वाली पार्टी को जिसमें कि वो हस्ताक्षर करता है, सिग्नेचर करता है, और उस सिग्नेचर के बारे में वो एक्सेप्ट करता है कि ये सिग्नेचर मेरे द्वारा ही किया गया था, इतना ही काफ़ी है उसको ये करने के लिए कि ये चेक किसी ना किसी पर्पस के लिए सामने वाली पार्टी को दिया गया था।
अब वो पर्पस क्या है, इसको अगर सामने वाली पार्टी को खंडित करना है, सामने वाली पार्टी कौन, जिसने चेक दिया है उसको अगर खंडित करना है तो उसे पूरा पर्पस खंडित करने के लिए बताना होगा। इस कारण से मैंने दिया है क्योंकि एनआई एक्ट में दो चीज़ें होती है कि सामने वाले जिसने चेक दिया है वो डिनाई करता है कि मैंने सिक्योरिटी रीज़न से ये चेक दिया था, मैंने इनसे कुछ माल परचेज करना था, माल परचेज किया था वगैरह वगैरह, और वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं हो पाया, दैट्स वाई मेरा चेक वहाँ पे डिसऑनर हुआ है, तो मुझे सजा मत दी जाए। जबकि जिसे चेक दिया गया है वो क्या बोलता है कि मुझे चेक इन्होंने दिया है और इनका चेक डिसऑनर हुआ है। तो आगे कोर्ट ने क्या कहा मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ये भी नियम दिया है कोर्ट ने कि एक बार जब द्वितीय अपीलकर्ता ने चेक और डीड पर अपने हस्ताक्षर को स्वीकार कर लिए थे, ट्रायल कोर्ट को मानना चाहिए था कि चेक को कानूनी रूप से प्रवर्तनीय ऋण के लिए जारी किया गया था, यानी कि उसे पैसा देना था, इसीलिए चेक जारी किया गया था, इसे कोर्ट को कंसीडर करना चाहिए था। बेंच ने और क्या कहा है कि प्रतिवादी को केवल एक खाली चेक और हस्ताक्षर किए गए खाली स्टाम्प पेपर दिए गए थे, फिर भी वैधानिक अनुमान को खारिज नहीं किया जा सकता। वैधानिक अनुमान की यहाँ बात है कि जो चेक दिया जाता है वो इसी पर्पस से दिया जाता है कि सामने वाले को पैसा मिल सके, इसको खारिज नहीं किया जा सकता। यहाँ पे एक चीज़ और हुई थी कि जिसको चेक दिया गया था वो व्यक्ति जब कोर्ट में जाता है और सुप्रीम कोर्ट में अपील होती है या फिर अपीलिएट कोर्ट में अपील हुई थी, तो उसने किसी भी तरीके की मुआवजे की बात नहीं कही थी और ना ही किसी तरीके की उसने डिमांड की थी। तो जब माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने मुआवजे की डिमांड के लिए उसने बोला कि मुझे मुआवजा चाहिए इस चीज़ का, तो कोर्ट ने कहा कि आपको पहले ही स्टेज से ऐसा करते आना चाहिए था कि जब आप अपील में गए तभी से आपको मुआवजा मांगना चाहिए था इस चीज़ का। आपने ऐसा नहीं किया है जिसके कारण कोर्ट आपको मुआवजा नहीं दे सकती। तो यहाँ पे कोर्ट का ये कहना है कि आपको अगर मुआवजा चाहिए तो आपको शुरुआती कोर्ट से ही मुआवजे की डिमांड करनी चाहिए। अगर आप आखिरी स्तर पे आके करते हैं तो आपको शायद मुआवजा कोर्ट न दे। अब पीठ ने एक और टिप्पणी की है, मैं पढ़ दे रहा हूँ। पीठ ने मुआवजे के दावे के फैसले के बारे में जो टिप्पणी की है, हम तय सिद्धांत के बारे में सोचते हैं कि एनआई एक्ट के अध्याय 17 का उद्देश्य न केवल दंडात्मक है बल्कि प्रतिपूरक और पुनर्स्थापना भी है। यहाँ पे सिर्फ सजा देने की बात नहीं है, यहाँ पे उसको मुआवजा दिलाने की बात है। यह भी अच्छी तरह तय हो गया कि मुआवजा देने की दिशा में एक सुसंगत दृष्टिकोण होना चाहिए और जब तक कि विशेष परिस्थितियां नहीं होती हैं तब तक न्यायालयों को समान रूप से 9% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज के साथ चेक राशि का दुगना जुर्माना लगाया जाना चाहिए। तो एक तरीके से इन्होंने यहाँ पे ये भी क्लियर कर दिया है कि जो जुर्माना लगेगा वो दुगना होगा और साथ ही साथ जो उस पर ब्याज लगेगा वो अगर बहुत ही विपरीत परिस्थितियाँ नहीं हो तो कोर्ट को 9% वार्षिक ब्याज की दर पे ऐसा जुर्माना लगा सकती हैं। तो ये है पूरा मामला, और अगर इस पूरे मामले को बहुत संक्षेप में समझें तो इस पूरे मामले का सार ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को ब्लैंक चेक देता है और उस पर सिग्नेचर करता है और उस सिग्नेचर के एवज में सामने वाला व्यक्ति अपने हाथ से उस चेक को भर के किसी भी बैंक में लगाता है और उसका डिसऑनर हो जाता है और वो सेक्शन 138 एनआई एक्ट के अकॉर्डिंग केस करता है, तो वहाँ पे जब सामने वाला बंदा जो इसने चेक दिया है अगर वो डिनाई करता है कि ये चेक मैंने नहीं दिया है या फिर ये चेक मेरे पास से खो गया है, बहुत सारी चीज़ें हैं, कंडीशन अप्लाई होती हैं, तो वहाँ पे उसने चेक दिया है और उसके सिग्नेचर हैं, ये सफिशिएंट है कि उसने चेक किसी पर्पस से दिया था। और अगर मुआवजे की बात करें तो मुआवजा आपको शुरुआती अपील स्तर से ही मांगना चाहिए। और तीसरी बात करते हैं कि जो यहाँ माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक सेट करने की कोशिश की है कि जो जुर्माने की राशि हो किसी भी चेक के अनादर की, चेक डिसऑनर की, वो 9% वार्षिक ब्याज के साथ साथ दुगनी ही हो सकती है। उससे ज़्यादा असाधारण परिस्थितियों में अगर आप करना चाहें, कोई मजिस्ट्रेट करना चाहे तो वो कर सकता है, अदरवाइज ऐसा वो नहीं कर सकता। तो ये था पूरा मामला और मैंने सोचा कि आपको इसको जानकारी दूं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।